हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटा न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आप कैसे हो? मेरा पूरा विश्वास है आप सकुशल होंगे। आज हम संविधान निर्माण प्रक्रिया के तहत जो संविधान सभा हमने पढ़ी थी, आज हम नया टॉपिक लेकर आए जिससे बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक जो है हमारे लिए वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिससे अनुसूचियों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आप दिमाग लगाकर ध्यान लगाकर सुनना है, जिससे कि आपको वो रटने की बजाय समझने से जल्दी याद हो सके। तो देखिए, आप भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख था। मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां, अर्थात 4 नई अनुसूचियां जोड़ दी गई। इस कारण वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको राइट क्या करना है? 8 अनुसूचियां। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 12 अनुसूचियां। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना है। अब देखिए आप कि 12 अनुसूचियों में क्या क्या उल्लेखित हैं और किस प्रकार से उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखें, फर्स्ट अनुसूची, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। पहले हम 5 अनुसूचियों के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए आप, फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख राज्यों के क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, उनके बारे में भारतीय संविधान की फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान कर रखें। देखो, भारतीय संविधान का फर्स्ट भाग पढ़ेंगे तो भी संघ राज्य क्षेत्रों के उल्लेख बारे में आएगा। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 1 पढ़ेंगे तो भी उसके अंदर यही आएगा। और भारतीय संविधान की अनुसूची क्रमांक हम 1 पढ़ेंगे तो भी यही उल्लेखित आएगा। तो फर्स्ट वाले को आपको याद रखना है, चाहे अनुसूची पूछे, चाहे अनुच्छेद पूछे और चाहे भाग पूछे। देखें कि भारत में कितने राज्य होंगे, कैसे होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसके बारे में इसके अंदर प्रावधान है। वर्तमान में कितने राज्य हमारे देश के अंदर? 28 स्टेट हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 9 हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और प्रारंभ के अंदर 1956 के अंदर भारत को कितने राज्यों में बांटा गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। और समय समय पर इसके अंदर परिवर्तन किया गया और इस बात का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1। अब देखिए आप, सेकंड अनुसूची। सेकंड अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक जो पद हैं, विशिष्ट जो पद हैं, उसके वेतन का उल्लेख है। वेतन का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखें आप, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अर्थात उपराष्ट्रपति पद कहीं लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा का सभापति। उपसभापति राज्यसभा के, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, संसद के सदस्य। इस प्रकार से ऐसे काफ़ी पद हैं जिसके वेतन के बारे में यह उल्लेख है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, काफ़ी पदों का यहाँ पर वेतन के बारे में उल्लेखित हैं। तो ये बात ध्यान रखें
कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत वेतन का उल्लेख है, वेतन से संबंधित हैं, तो अनुसूची क्रमांक 2। अब देखें नेक्स्ट, तीसरी अनुसूची। इसमें जो ये पद थे इनकी शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, जो भी पद हैं इन पदों की शपथ का उल्लेख है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा या कौन किसकी नियुक्ति करेगा। तो जो बातें जो उल्लेखित हैं वे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 के अंदर है। अब देखिए, आप याद करने का एक सरल तरीका बताता हूं मैं आपको। आप कहीं जॉब लगने गए तो सबसे पहले क्या पूछोगे कि वेतन कितना दोगे, पेमेंट कितना दोगे। फिर आपको समझ में आ गया पेमेंट कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, इतना पेमेंट होना चाहिए, तो फिर उस पद के लिए आप शपथ ले लोगे, अर्थात कार्य शुरू कर दोगे। तो याद करने का सीधा सा तरीका है कि वेतन पहले आएगा, पेमेंट की हम सबसे पहले बात करेंगे, वो सेकंड अनुसूची में आ जाएगा। और जब वेतन अच्छा मिल रहा है तो उस पद के लिए हम क्या ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, कार्य शुरू कर देंगे। तो शपथ की जो बात आएगी अनुसूची नंबर 3 में आएगी। और तीसरे अनुसूची को और याद करने का तरीका देखो, आप शपथ में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। शपथ में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। और अनुसूची क्रमांक कौन सी है, तीसरी है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि भाई तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेखित हैं, तो ये शपथ शब्द याद रखो, 3 शब्दों वाला, इसका उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में आता है। और फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो पहले हम पेमेंट की बात करेंगे, फिर हम पद ग्रहण करेंगे, अर्थात शपथ लेंगे। तो ये 3 अनुसूचियां आपके सामने क्लियर हो गई हैं। अब देखिए आप चौथी अनुसूची, इसको आप समझे, यूपीएससी के पेपर में भी काफी क्वेश्चन आए हुए इससे, ध्यान रखें आप। तो देखिए आप चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्य सभा की सीटों का आवंटन किसे, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। एक्चुअली क्या हम राज्यसभा की सीटों को राज्यों से ही जोड़ते हैं कि राज्यसभा की सीटें सिर्फ राज्य के अंतर्गत हैं, बिल्कुल थी प्रारंभ में, लेकिन 2 नई विधानसभा बन गई, दिल्ली और पांडुचेरी। जब दिल्ली और पांडुचेरी नई विधानसभा बन गई तो इनकी भी राज्यसभा की सीटें शामिल हो गई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य, अर्थात विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पांडुचेरी हैं वहां भी विधानसभा हो गई, अभी कश्मीर में और हो गई। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो राज्यों से भी और केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चयन होता है और सीटों का जो आवंटन है, कितनी सीटें कहाँ होनी चाहिए, इस बात का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4 के अंदर है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब देखें नेक्स्ट, अनुसूची नंबर 5, SC ST के लिए विशेष उपबंध। अब यहां पे काफी लोग SC ST के बारे में भी अर्थ नहीं जानते हैं, तो इसको आप क्लियर करते हैं अपन। SC का मतलब हो गया आपके अनुसूचित जाति, और ST का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति। तो इसके बारे में जो विशेष उपबंध कर रखा भारतीय संविधान के अंतर्गत वो कौन सी अनुसूची में कर रखा है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कर रखा है कि इनका किस प्रकार से उत्थान किया जा सके। तो ऐसी बातें जो लिखी हुई जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, ST में जनजातीय क्षेत्र आ गया है और SC में अनुसूचित जाति आ गई। तो इनके उत्थान के लिए, इनके व्यवस्था के लिए जो उपबंध कर रखे हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 5 में कर रखा है। एक देखो याद करने की इसका भी एक तरीका बताता हूं मैं। ये कौन सी अनुसूची है, 5वीं। 5 कैसे लिखा जाता है,
ऐसे लिखा जाता है। देखो इसमें क्या आ रहा एस, इसमें क्या आ रहा एस, ये क्या हो गया 5 5 हो गया। तो ये पांचवी अनुसूची को आप आसानी से याद कर सकते हैं। एससी और एसटी के लिए जो विशेष उपबंध कर रखे हैं वो अनुसूची नंबर 5 में कर रखे हैं। आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं आपका तरीका है, लेकिन मेरे तरीके के हिसाब से आप इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। सीधा 5 एस की तरह ही लग रहा है आपको, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखो आप एक बार देख लेते हैं हम पांचों अनुसूची को वापस। फर्स्ट अनुसूची जिसमें राज्यों, जो भारत के जो राज्य हैं और उसके जो क्षेत्र है संशासित क्षेत्र, उनके बारे में उल्लेख कर रखा है। सेकंड अनुसूची के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक या विशिष्ट जो पद हैं उनके वेतन के बारे में उल्लेख कर रखा है। और तीसरे अनुसूची में जितने भी ये विशिष्ट पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उनकी शपथ के बारे में उल्लेख कर रखा है कि कौन किसको इसको शपथ दिलाएंगे। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है कि राज्यों में संघ शासित क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होगी, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख हो रखा है। और पांचवें अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी एवं एसटी के उत्थान के लिए विशेष उपबंधों का उल्लेख कर रखा है। अब देखते हैं हम 5 अनुसूची हमने कंप्लीट कर ली हैं, आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट अनुसूची लेते हैं 6 अनुसूची। कभी रटे नहीं, समझने की कोशिश करें। जितना आप समझोगे जितना ज्ञान आपके लिए स्थायी रहेगा। हाँ 6 अनुसूची 6, 7, 8 और 9, हम 4 अनुसूची वापस ले लेते हैं साथ में। अब देखो 6 अनुसूची के बारे में हमने 5वीं अनुसूची में पढ़ा है जनजातीय क्षेत्रों के उपबंध एससी एसटी के। तो जनजातीय से संबंधित यहां भी आएगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, स्टेट हैं, उनके बारे में उपबंध कर रखा है। जनजातियों के लिए उपबंध, जनजातियों के लिए उपबंध। हाँ, अब ये जनजातियों के लिए उपबंध जो विशेष रूप से कर रखा है, पूरे इंडिया के लिए नहीं बताया इस अनुसूची के अंतर्गत। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसके बारे में इसके अंदर बता रखा है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से किस स्टेट के लिए विशेष जनजातीय क्षेत्र के लिए उपबंध कर रखा है। अर्थात हमें जो स्टेट है उनकी संख्या भी आनी है और उन स्टेट के नाम भी हमें याद होना जरूरी है। तो देखो आप इसके अंदर कितने स्टेट को ले रखा है, 4 राज्य ले रखे भारत के। कितने राज्य ले रखे हैं, 4 राज्य। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने प्रयास किया है, कोड बनाया आपके लिए याद करने के लिए। देखिए आप इस कोड का नाम अम्मी, मैत्री, मैत्री। मैंने कोशिश की आप इससे याद कर सकते हो। जिस प्रकार से ये शब्द है उसके अकॉर्डिंग स्टेट के नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए आप ऐसे क्या बन रहा है, असम। ऐसे क्या बना है, असम। मी से क्या बना, मिजोरम। मैं से क्या बना, मेघालय। और त्रि से क्या बना, त्रिपुरा। लोग ज्यादातर यहां कंफ्यूज होते हैं, मैं से मेघालय की जगह मणिपुर कर देते हैं। मेघालय जगह क्या कर देते हैं, मणिपुर। लेकिन मैंने एक ही मात्रा इस पर रखी है, मैत्री। तो मैं से सीधी मात्रा के हिसाब से आप देख सकते क्या हो रहा है, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया। और ये स्टेट किस तरफ आते हैं आपको पता होगा, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत की किस तरफ आते हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। असम आ जाता है यहाँ पर, है ना, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी स्टेट यहाँ के। तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्र निवास करते हैं, तो उनके लिए विशेष उपबंध कर रखा भारतीय संविधान की अनुसूची क्रमांक 6 के अंदर। और इन चारों स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं।
बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। इस कोड को आप देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आपको याद हो सकता है। स्टेट की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए अनुसूची नंबर 7, अनुसूची क्रमांक 7। हाँ, अनुसूची 7 के अंतर्गत ध्यान रखें आप, केंद्र प्लस राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर रखा है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के क्या कर रखा है? विभाजन कर रखा है कि केंद्र सरकार के क्या कार्य हैं और राज्य सरकार के क्या कार्य हैं। इस बातों का जो उल्लेख है वह अनुसूची क्रमांक 7 के अंदर है। आपने पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो इसी बात के अंदर आती है अनुसूची नंबर 7 के अंदर। अनुसूची अलग है और सूची अलग है। तो देखिए आप, एक तो हो गई संघ सूची, एक हो गई राज्य सूची और एक हो गई समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हम वैसे भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां जो भी हैं इनके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा आप समझ ले इसके बारे में। संघ मतलब केंद्र सरकार हो गया। इन तीनों अनुसूचियों के बारे में जो बात आती है अनुच्छेद क्रमांक 246 के अंदर आता है कि संघ सूची पर कानून जो बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाएगी राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों कानून बनाती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो थोड़ा ध्यान रखें आप इनके बारे में, और इनके जो बारे में उल्लेख है वो 7वें अनुसूची में आते हैं। संघ सूची के जो प्रारंभिक कार्य थे जब हमारा संविधान बना उस टाइम जो कार्य थे 97 थे। कितने थे? 97। अब कितने हो गए? 100 हो गए, अर्थात 3 प्लस हो गए। वर्तमान में केंद्र सरकार के 100 कार्य है और राज्य सरकार, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखिए, पिछले फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है संघ सूची के प्रारंभिक विषय कितने थे? 97 विषय मतलब कार्य, और 3 कार्य नहीं जुड़ गए तो वर्तमान में कितने हो गए? 100। उसी प्रकार से राज्य सूची, इसके प्रारंभिक कार्य थे 66 और 5 क्या हो गए? माइनस हो गए, अर्थात कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची में प्रारंभिक विषय थे 47 और इसमें 5 क्या हो गए? प्लस हो गए और कितने हो गए? 52। तो ये चीज ध्यान रखना है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में 61 है और संघ सूची के अंदर 100 विषय वर्तमान में विद्यमान है। जब समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना रही हैं और दोनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है और इस बात का स्पष्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 254 के अंदर उल्लेख है। अगर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है विषय बनाने में, तो फिर वो कानून जो मान्य होता है वह केंद्र सरकार का मान्य होता है। तो हमने 6 अनुसूची और 7 अनुसूची समझी है। 6 के अंदर जनजाति क्षेत्र, उसके लिए विशेष उपबंध कर रखे 4 स्टेट में, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, जो उत्तरी पूर्वी भारतीय स्टेट आते हैं। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर रखा है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है अनुसूची नंबर 7 के अंदर। बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट अनुसूची लेते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है 8। आठवीं अनुसूची को आप समझें। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख, किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है।
भाषाओं का उल्लेख है। अर्थात 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित इस चीज का हमें ध्यान रखना है। प्रारंभ में 14 भाषाएं उल्लेखित थी। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं उल्लेखित थी, ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि भाषाओं से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची नंबर 8। और अनुच्छेद पूछ ले तो क्या होगा, 343। ठीक है ना, हमने पढ़ा था आर्टिकल, उसमें देखना आप जाकर। हाँ, तो प्रारंभ में 14 और वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त। राजस्थानी, हरियाणवी ऐसी काफी भाषाएं नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो 22 भाषाएं वर्तमान में विद्यमान है। अब क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि प्रारंभ में 14 और वर्तमान में 22, तो ये जो नई भाषाएं जुड़ी है उसके बारे में हमें आना जरूरी है। और नई भाषा अगर संविधान में आएगी तो संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। हमेशा ध्यान रखना, लाइफ के अंदर भी आप जो बताता हूं मैं आपको, लाइफ में अगर आपको प्लस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार से इसमें 14 में प्लस हो रहा 22, तो आपको पता कानून कौन बनाती हैं, संसद बनाती हैं। अर्थात संसद के अंदर कई प्रस्ताव आए होंगे, जदोजहद हुई होगी, विचार विमर्श हुआ होगा, और उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर संविधान में क्या हुए, संशोधन हुए और भाषाओं का विस्तार हुआ। जैसे देखें हम, प्रारंभ में पहले एक भाषा आई थी, फिर 3 भाषा आई थी, और फिर क्या आई, 4 भाषा आई थी। 1, 3, 4। अब इन कौन कौन सी भाषाएं थी, ऐसा इनमें ध्यान रखना, काफी पेपर में ऐसा आया कि निम्न में से ये भाषा उस टाइम आई या नहीं आई। तो देखिए आप, ये आई थी 1967, 1967। ये 3 भाषाएं आई थी 1992। ये 4 भाषा आई थी 2003। अब देखो आप, आई थी अर्थात संविधान में संशोधन हुआ था, तो संशोधन क्रमांक आना हमें बहुत जरूरी है। सन ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ज्यादातर संविधान में संशोधन जो हुआ है उस क्रमांक को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए आप, इसके अंदर हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन क्रमांक नंबर है ना। हाँ, इसकी अगर हम बात करें, ये जो 3 आई, इसके लिए 71वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 71वां संविधान संशोधन। और अगर हम इसकी बात करें तो 92वां संविधान संशोधन। कितने नंबर का, 92वां। हाँ, 1967 में जो भाषा आई थी वह कौन सी आई थी, सिंधी भाषा आई थी। और 1992 के अंदर जो 3 भाषाएं आई थी, उन 2 भाषाओं के अंदर अणे आएगा, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, अणे शब्द आएगा। तो देखिए आप, कौन कौन सी थी वो, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी और मणिपुरी, और तीसरी जो थी नेपाली। तीसरी भाषा कौन सी थी, नेपाली। जो 3 भाषाएं जो आई थी वे 92 के अंदर आई थी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और 2003 के अंदर जो आई थी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 4 भाषाएं आई थी। उन 4 भाषाओं में देखो, मैथिली, संताली, देखो 2 में थाली थाली आ रहा है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है ना। फिर बोडो, और फिर डोगरी। तो ये 4 भाषाएं यहां पर आ गई थी, और 3 भाषाएं यहां आ गई, और एक भाषा सबसे पहले सिंधी भाषा आई। तो इनसे ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22, और भाषाओं को ले कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। सबसे पहली नवीनतम कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, किस संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन कब, 1967। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर इनमें से ऐसा क्वेश्चन आया था, निम्न में से 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई।
तो इनमें से ऑप्शन मिलता है तो हम चारों भाषा में आना जरूरी है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, हमारे देश के अंदर राज्यों का गठन किसके आधार पे हुआ? भाषाओं के आधार पर। भारत देश में राज्यों का गठन किसके आधार पे हुआ है? भाषाओं के आधार पे हुआ है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो भाषाओं को एक अहम महत्व है। आपने पढ़ा होगा 1953 के अंदर डॉक्टर फजल अली, 3 सदस्यों वाला था ये, पणिकर, कुंजर, 3 सदस्यों वाला एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसने 1955 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। और उस रिपोर्ट में क्या था? राज्यों का गठन किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। और 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, और जिसके आधार पर भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन हुआ था, और इसके लिए जो आयोग अपनी रिपोर्ट दी थी डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 के अंदर, और 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। तो ये 8वीं अनुसूची का अहम महत्व है, इसको आप ध्यान रखना है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं 8 अनुसूचियों की, तो हमने बात कर ली जो मूल संविधान में थी। अब 4 जो अनुसूचियां हम पढ़ रहे हैं ये नई जोड़ी गई हैं, तो इनका भी अपना एक महत्व है, इनके भी क्वेश्चन बनते। देखिए आप, नौवीं, 10, 11 और 12। अब देखिए आप, 9वीं अनुसूची। भाई क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे नवीनतम अनुसूची कौन सी जो नई जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। इनको हम सबको एक साथ ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ देखिए आप, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वह है 1951 में जोड़ी गई। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कब जोड़ी गई? 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई है। और ये किससे संबंधित थी? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित। भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। भूमि के अंदर सुधार अधिनियम जो पारित किया गया वह 9वीं अनुसूची के तहत किया गया। और जब नई अनुसूची जोड़ेगी तो संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा। संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। हमने संविधान सभा के अंतर्गत पढ़ा होगा भारत की पहली संसद कौन सी है? संविधान सभा। क्योंकि भारत में संसद का गठन कब हुआ? 1952 के अंदर। 13 मई 1952 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई, वहीं से संसद ने कार्य शुरू किया था। तो यहाँ पे जो पहला संविधान संशोधन जो किया था वो भारतीय संसद ने ही किया 1951 के अंदर। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और प्रारंभ में इसमें क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के तहत कोई न्यायिक क्षेत्र में आप अपील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इस पर अपील की जा सकती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो 1985 के अंदर जोड़ी गई। 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। 10वीं अनुसूची जो है संबंध इसका दल बदल कानून, दल बदल कानून एक्चुअली क्या है? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 के तहत। उसके बाद में भारत में बहुत सारे क्षेत्रीय दल उभर कर आए थे, और उस दौरान किसी दल से विशेष से चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद
आर्थिक प्रलोभन या अन्य किसी कारण के तहत अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान लाया गया कि भाई कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद अपना दल ना छोड़े, और इसके लिए दल बदल कानून बनाया गया। और ये दल बदल जो कानून बनाया गया वह 10वीं अनुसूची में 1985 के अंदर बनाया गया। तो इसके लिए भी संविधान में क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। तो कितने नंबर का संविधान संशोधन था ये, 52वां संविधान संशोधन। कितने नंबर का संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन था। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून से संबंधित भी माना जाता है। अब देखिए आप 11वीं अनुसूची, ये भी नई अनुसूची, सभी चारों नई अनुसूचियां ये जोड़ी गई हैं 1992 के अंदर। 3 भी हम साथ लिख सकते हैं कि 24 अप्रैल 1993 के तहत ये अधिनियम पारित हुआ था पंचायत राज, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किसे है, पंचायत राज से है। किसे है, पंचायत राज से। यानी पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसके लिए जो संविधान में संशोधन जो किया गया था वह था 73वां संविधान संशोधन। कितने नंबर का संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन। इसका हमें ध्यान रखना है। 1992-93 के अंदर, और ये पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। और जो ये पंचायत राज, इसका एक क्वेश्चन अच्छा सा बनता है और एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है कि संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची के अंतर्गत जो पंचायत राज के जो कार्य निर्धारित किए गए थे, अर्थात हम उसको विषय कह सकते हैं, मद कह सकते हैं, वो है 29 विषय। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। कितने विषय थे, 29 विषय। इसको आप मद कह सकते हैं, हम कार्य कह सकते हैं कि पंचायत राज से संबंधित मद कितनी है, कार्य कितने, 29 कार्य हैं। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप नेक्स्ट 12वीं अनुसूची। वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियों का उल्लेख है, 12 अनुसूचियों का। ये 12वीं अनुसूची भी 1993 के अंदर ही आई है। आप 1992 भी लिख सकते हैं साथ में। हाँ, अब देखिए आप इस अनुसूची के अंदर नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये अनुसूची जो जोड़ी गई थी, इसके तहत जो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया था वह 74वां संविधान संशोधन है। कितने नंबर का है, 74वां संविधान संशोधन। और इसके तहत जो नगर निकायों के जो कार्य निर्धारित किए गए, मद जो निर्धारित की गई, वह 18 विषय है। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो ये हुई हमारी टोटल 12 अनुसूचियां। इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप इनको याद कैसे करें, किस प्रकार से मैंने शुरू में वैसे समझाया है। आप इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें आप, निश्चित रूप से ये आपको टोटल अनुसूची आपको याद हो जाएगी। और रटने से कभी भी ये अनुसूची आपको याद नहीं हो सकती। इसका हमें ध्यान रखना है। हम वापस एक बार रिवाइज कर देते 2 मिनट के अंदर। हाँ, देखिए आप फर्स्ट अनुसूची में क्या है, भारत के जो राज्य और संघ क्षेत्र का उल्लेख, क्षेत्र का उल्लेख। हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत को, तो भारत तो आएगा ही आएगा। तो भारत के सबसे पहले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख जो आता है अनुसूची क्रमांक 1 में आता है। और दूसरे में क्या आता है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के वेतन का उल्लेख। जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
ऐसे बहुत सारे पद हैं जिसके बारे में वेतन का उल्लेख है। और तीसरी अनुसूची में क्या आता है? शपथ का उल्लेख। जितने भी ये प्रतिष्ठित पद हैं इनका शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, इस बारे में यहाँ पर उल्लेख है। और मैंने बताया सबसे पहले नौकरी लगने के लिए किसके अप्लाई पूछेंगे, हम वेतन के बारे में पूछेंगे। अच्छा लगा हम कंपनी ज्वाइन कर लेंगे और उस पद के लिए हम क्या ले लेंगे, शपथ ले लेंगे। और चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन, इसका हमें ध्यान रखना है। किस राज्य से कितनी होगी सीटें, इसके बारे में जो उल्लेख है वह अनुसूची नंबर 4 के अंदर। और 5 के अंदर क्या है? SC प्लस ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंधों का उल्लेख कर रखा है। और इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया। 5 किस प्रकार से आता है एस के हिसाब से, तो एस को हमें ध्यान रखना है। और शपथ वाला भी हमें ध्यान रखना है। तीसरी अनुसूची में 3 शब्द आ रहे हैं शपथ में, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें हमने बात की थी ST यानी जनजातीय क्षेत्र, और ये जनजातीय क्षेत्र आप यहां लेके आ जाइए। जातीय क्षेत्रों के विशेष उपबंध, जनजातीय क्षेत्रों के विशेष उपबंध। और वो कितने स्टेट के अंदर विशेष उपबंध हैं? वो 4 स्टेट के अंदर विशेष उपबंध है। और उसका मैंने आपको कोड बताया, अम्मी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में क्या आएगा, 7वीं अनुसूची में क्या आएगा? केंद्र एवं प्लस राज्यों की शक्तियों का विभाजन। आप कह सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची के विषयों का उल्लेख आता है इसमें, संवर्ती सूची से संबंधित भी। और 8वीं अनुसूची में क्या आएगा? भाषाओं का उल्लेख। प्रारंभ में 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। और 9वीं अनुसूची में क्या आएगा? भूमि अधिग्रहण के उपबंध कब जोड़ी गई? 1951। कौन सा संविधान संशोधन? फर्स्ट संविधान संशोधन। 10वीं किससे संबंधित है? दल बदल कानून कब जोड़ी गई? 1985। और संविधान संशोधन कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन है, अर्थात कोई दल बदल नहीं कर सकता है। और 11वीं अनुसूची किससे आई? पंचायत राज से संबंधित हैं। कितने कार्य? 29 कार्य। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। कब? 1993। यह चीज हमें ध्यान रखना है। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकायों से संबंधित, नगर निकायों से। 74वां संविधान संशोधन कार्य कितने? 18 कार्य। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अगर आप दिल से पढ़ोगे तो बड़ी जो समस्याएं हैं वो भी हल हो जाती है। तो ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये क्लास के तहत जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और हम इसी तरह आपके लिए निरंतर क्लासें लेकर आते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। हर सब्जेक्ट की क्लास से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।